Warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, gracious, most merciful. I hope everyone आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लिया है और आने छोटा सा लेक्चर है, इंटरेस्टिंग सा लेक्चर है और चुटकियों में खत्म हो जाएगा। हाँ, भूल तो नहीं गए? मैंने सुना है कि भाई के बता रहे थे भूल गए ऑब्स, इसलिए भाई ने कहा जाओ साथी एक और लेक्चर दे के आओ ताकि बच्चे जो है ना वो भूल तो नहीं है, थोड़ा सा रिवाइज तो हो जाए। चलो ठीक है, आ जाते हैं हम, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, तब तक ऐसे करते हैं रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे, मुझे उसके बारे में बताओगे थोड़ा सा? अच्छा, सबसे पहले टॉपिक मैंने पढ़ाया था सीटीजी। ठीक है, तो सीटीजी की फुल फॉर्म क्या हुआ करती थी? 20% भूल गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 80% तो आता है ना, 20% को ना देखो, 80% को देखो। ठीक है, जब ग्लास थर्ड पार्ट भरा हो तो ये नहीं देखते कि ऊपर वाला ये देखते नहीं भरा हुआ है। ठीक है, हाँ, काफी मतलब हम 10-28 तक वेट करेंगे, इससे ज्यादा वेट नहीं करेंगे। और बता दें तो टोको का क्या मतलब था? प्रेशर फंडस के ऊपर, और कार्डियो का मतलब फीटल का हार्ट रेट। ये किसका रिलेशन था? ये रिलेशन था फीटल के हार्ट रेट का विद दी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती थी तो फीटल ने एक्सेलरेटर से दी थी। रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी भी था एक, जिसके अंदर कम लेस देन 10 बीट्स पर मिनट या प्लेन होती थी 0, और नॉर्मल वेरिएबिलिटी 10 से 25। ठीक है, और एक्सेलरेशन 15 टू 25 बीट्स पर मिनट और 15 टू 25 सेकेंड्स तक वहां रहे। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ अगर उसकी ब्रेडी या टेक है तो इसका मतलब फीटल कार्डियक एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऑक्सीजन नहीं उसको मिल रही, कॉम्प्रोमाइज हो गई, अर्जेंसी है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इस प्रोसीजर को 20 to 30 मिनट्स लगते थे, ओपीडी में करते थे, सेमी रिलक्टेंट या फिर रिकॉम्बिनेंट या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन में किया जाता है ये प्रोसीजर। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? मल्टी पैरस का क्या मतलब था, ग्रेविटा पैरा अबॉर्शन का क्या मतलब था, और नेली पैरस का क्या मतलब था। सीआरएल क्या होता था? क्राउन रम्प लेंथ। ठीक है, और एफएल क्या होता था? फीमर लेंथ। ठीक है, एक फीमर लेंथ, एक क्राउन रम्प लेंथ, एक हेड सर्कमफ्रेंस हमने पढ़ी थी, एक नॉमिनल सर्कमफ्रेंस पढ़ी थी, एक हमने ईडीटी। ईडीटी क्या होता था? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। फिर हमने सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ा था जी? थोड़ा बहुत मुझे बताओगे? एंटीनेटल और प्रीनेटल डायग्नोसिस। तो प्रीनेटल डायग्नोसिस 3 पार्ट्स पढ़े थे, एक को एक वेलस सैम्पलिंग थी, एक एम्फेसिस थी, एक कॉर्डोसेंटेसिस थी। ये दोनों 14 वीक से ज्यादा के कर सकते हैं, ये 11 वीक्स बाद कर सकते हैं। ऐसे ही था, जो मैं गलत बोलूं मुझे आपने बताना है। ठीक है, कैन यू आस्क देम टू राइट देयर नेम्स? आई डोंट नो हु इज ए। डॉक्टर हिफ्जा कह रही हैं कि ये जो ए है जो भी है इसको कहें कि अपना जो ये है ना कर ले, रोल नंबर और नाम लिख ले, वरना फिर इसे वेटिंग रूम में डाल देंगे। ठीक है, चलें डॉक्टर हिफ्जा आपको कोहर रूम में डालें, ऐसे ही आपकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, चलें, ओके। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे थे इसकी कॉर्डोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस और कोरियानिक वेलस सैंपलिंग की। ठीक है, ये सब क्यों हम करते थे? ताकि कोई जेनेसिटी देख सकें, कैरियोटाइपिंग कर सकें, स्क्रीनिंग कर सकें, अर्ली कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन, एबॉर्शन, मिसकैरेजेस की जिनकी हिस्ट्री थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था लेबर। लेबर को मैंने डिफाइन किया था, सब लोग सो गए हो। फिर हम रिवीजन नहीं करेंगे, मजा नहीं आ रहा यार, तुम लोगों के आंसर्स ही नहीं आ रहा, फायदा ही नहीं है, एवं रिवीजन करनी है फिर। मेरा गला थोड़ी ना, मैं मुझे थोड़ी ना पैसे मिलते हैं गला सुखाने के अपने, हैं? हाँ ठीक है, शुक्र है कोई एक तो जागा है, बाकी सब नहीं जागेंगे। क्विट कर दे रिवीजन, 15 मिनट का लेक्चर देके मैंने फारिग कर देना, फिर मेरे लिए बहुत आसान है। लेबर का क्या होता है? स्ट्रॉन्ग पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस व्हिच लीड टू द सर्वाइकल फुल सर्वाइकल डायलेटेशन। फिर उसके बाद डिलीवरी ऑफ द बेबी, प्लेसेंटा एंड इनिशिएशन ऑफ द लैक्टेशन।
ठीक है, ये लेबर है। लेबर की कितनी स्टेजेस होती हैं? 3 स्टेजेस होते हैं। जो बेबी की डिलीवरी होती है वो कौन सी स्टेज में होती है? सेकंड स्टेज में होती है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर फुल सर्वाइकल डायलेटेशन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से लेकर सेकंड स्टेज सर्वाइकल डायलेटेशन से डिलीवरी ऑफ द बेबी। थर्ड डिलीवरी ऑफ द बेबी से डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा नॉर्मली कितने टाइम में डिलीवर हो जाता है? 30 टू 60 मिनट्स। और फिजियोलॉजिकली अगर करें तो कितने? 1 आवर में। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी क्या होती है? सबसे पहले क्या होता है? हेड उसका एंगेज होता है। किस में एंगेज होता है? पेल्विस में। उसे क्या कहते हैं? स्टेशन। कौन से स्टेशन से नीचे हो तो उसको कहते हैं जीरो स्टेशन से, बिग सिम्फोसिस के लेवल को कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के बाद क्या होता है? डिसेंट। डिसेंट के बाद फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, और फिर उसके अलावा रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन, डिलीवरी ऑफ बॉडी। ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर एक प्रोसीजर था मोल्डिंग के नाम से। वो क्या होता था कि जो उसका स्कल डायमीटर्स है वो इजीली मोल्ड कर सकते हैं अगर हमें उन्हें शॉर्ट करना हो। जो सबसे बेस्टेस्ट डायमीटर था वो कौन सा था जी? फॉर द डिलीवरी के लिए 9.5। और जो सबसे लार्जेस्ट होता था वो कौन सा होता था? 13.5। ब्रो और वर्टेक्स पोजीशन किसे कहते थे? कौन सी ब्रो है, कौन सी वर्टेक्स, और कौन सी पोजीशन को हम आर्मी, वो जो क्या है, एम से वर्ड आता था एक, वो वाली पोजीशन कहते थे? वो कौन सी पोजीशन थी जी? जल्दी से। एक्सीलेंट, मिलिट्री पोजीशन थी। अब लग रहा है कि तुम लोग जागे हो। पहले तो सारे डिसअपॉइंट करने पे तुले हुए थे, अब लग रहा है कि माशाल्लाह सबने डिस्टिंक्शन लेनी है। ठीक है, लगता है बुक खोलने में टाइम लग रहा था, तब सब बुक खोलने में मसरूफ थे। उस टाइम पे मैंने पूछ लिया, फिर सबने बुक्स खोल ली। ऐसे ही है। अच्छा, फिर अब नॉर्मल लेबर और प्री टर्म लेबर पड़ा था। अब नॉर्मल लेबर क्या होता था कि किसी भी स्टेजेस में अगर सर्विक्स की कोई एबनॉर्मेलिटी है, डायलेट नहीं हो रहा, रुक गया है, सर्जरी भी है, सर्कलाज हुआ हुआ है, यूट्रस की कोई परफोरेशन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वेजाइनल इन्फेक्शन है, कोई सेप्टिसीमिया है, नीमिया है, कोई यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी है, और उसके अलावा फिर अगर बेबी के अंदर मदर छोटी है, बेबी बड़ा है, बेबी बड़ा है, मदर छोटी है, या उसकी कोई प्री टर्म, फिर क्या होती है कि उसके अंदर बिल्कुल पैसेज, पैसेंजर और पाथवे, इन तीनों में से कोई हो, 3 पीस बिल्कुल, पावर, पैसेंजर और पैसेज। इसके बाद था कि प्री टर्म क्या होती है? उसकी 3 टाइप्स थी, अर्ली और वेरी अर्ली, और इस तरह की टर्म्स थी जो 30 तकरीबन 24 से मेरा ख्याल है 37 वीक्स तक के ड्यूरेशन को कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद वाले जो होता है वो टर्म होता है। प्री टर्म में क्या होगा कि बेबी पहले ही बाहर आ रहा है, उसकी भी आगे हमने पढ़ा था कि उसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहली वजूहत थी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ दी प्री टर्म, तो मोस्ट कॉमन है कि इस दफा भी करेंगे। उसको मैनेज किस किस तरह से कर सकते थे? अगर तो वो सारे उसके साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे तो उसको, अगर उसको देखेंगे बिल्कुल, तो सर्वाइकल सर्कलाज कर सकते हैं, उसकी आगे सर्जरी कर सकते हैं, उसको कोई स्टीरॉइड्स देते थे हम, कोई एक इंजेक्शन देते थे मैग्नीशियम कुछ नाम से, कुछ देते थे उसको कम करने के लिए, उसकी यूट्रस को कुछ करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। वो क्या था? एक तो कहा था कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बिल्कुल, और दूसरा था मैग्नीशियम पेड़, बिल्कुल। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अब बेबी जो है वो डिलीवर हो जाना है, ठीक है, उसकी वजह से फिर आप क्या करोगे? लेबर के साइंस आ रहे हैं, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन है, सर्वाइकल डायलेटेशन हो गई है, फिर आप क्या करोगे? आप जो है वो सारा कॉल करोगे, सारी टीम को, पीडियाट्रिशियन को कॉल करोगे, एनआईसीयू जो है उसको देखोगे, उसको अरेंज करोगे, क्योंकि प्री टर्म बेबी जो है 90% एनआईसीयूज में जाते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी टाइप की प्री टर्म है, अर्ली, वेरी अर्ली, एक्सट्रीम है। फिर उसके बाद आपने सर्जरी डिसाइड करनी है, आपने सी सेक्शन करना है, कौन सी सर्जरी करनी है, और फिर आप उसको बाहर निकाल लोगे। ठीक है, और भी कुछ पढ़ा था हमने? कुछ रह तो नहीं गया? स्टार्ट करें, लेक्चर टाइम भी हो गया। चलें जी, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है, जिसने कैजुअल देखा है उसे पता होगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। ग्रेवी क्या होता है, हाइपर क्या होता है, एमेसिस क्या होता है, ये तीनों के मतलब बता दो, आपका सॉल्व हो जाएगी क्यूरी। हाइपर मतलब एक्सेसिव,
एमिसिस मतलब वॉमिटिंग, ग्रेविडेरम का मतलब प्रेगनेंसी। तो हाइपर एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होती है? हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। सिंपल, पता चल गया, याद हो गया? कोई मुश्किल बात थी इसमें बॉयज? बिलाल, कोई मुश्किल बात थी इसमें? और कौन कौन से बॉयज यहाँ पर मौजूद हैं जिनको ये मुश्किल लगती है ऑप्स, जिनके लिए जान का अजाब बनी हुई है? हाँ जी, सिर्फ बिलाल ही मौजूद है यहाँ पे, एक लड़का, सिर्फ एक ही लड़के ने ऑप्स पढ़नी है, बाकी सब ने वैसे ही पास हो जाना है। बाकी बॉयज क्या कर रहे हैं? अच्छा, हाइपर का मतलब एक्सेसिव एमिसिस वॉमिटिंग नोजिया ग्रेविडेरम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है जी। खलीफ अब्दी भी यहाँ पर मौजूद हैं। चलें जी, शुक्र अली रजा भी मौजूद हैं। चलें जी, सबको समझ आ गई है? अच्छा, अब इसकी खुद से डेफिनेशन बना सकते हो, क्या होती है? Is the pregnancy complication that is characterized by severe nausea, vomiting, weight loss, possibility dehydration। पहले तो आपने सिर्फ दो बातें याद रखनी है, वॉमिटिंग और नोजिया। जाहिर है वॉमिटिंग नोजिया होगा, वेट लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगी। ठीक है, ये उसके आउटकम्स हैं। और पेशेंट फील डिजी डिजी लेस लेस फील करेगा। ठीक है। अच्छा, ये ज्यादा स्वेयर कंसिडर की जाती है देन द मॉर्निंग सिकनेस। अब कभी आप सोचें इस बात को कि क्यों होती है? सबसे पहली बात तो ये कि नॉर्मली अगर देखें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये ज्यादा होगी, होनी तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा चाहिए, लेकिन कुछ मदर्स को जो होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। वो क्यों? क्योंकि कौन सी मदर्स को ये ज्यादा फील नहीं होगी? जो मल्टी पैरस होंगी, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, कौन सी मदर को ये ज्यादा फील करेगी? वो वाली मदर जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी, जिसे प्रीवियस प्रेगनेंसी, बिल्कुल मल्टी को ज्यादा फील होगी। क्यों फील भाई? हिजा आपने ऐसा क्यों मैनेज कर सकती है? हाँ बिल्कुल, ये तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मल्टीपल को मेरा नहीं ख्याल, मुझे ऐसा लगता है जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसीज जो है ना उसके अंदर ये डिक्रीज करती है। ठीक है, फर्स्ट जो नली पैरस है ना उनके अंदर ज्यादा होती है। खैर, चलें आगे, हम दोनों अपने अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, बॉडी अडेप्टेशन की भी मैं बिल्कुल बात करने लगी थी कि बॉडी अडेप्टेशन अब कुछ लोगों को होता है कि वो उसको इजीली, उनकी हेल्थ ठीक होती है, इतने ज्यादा वीक नहीं होते। ठीक है, उसकी वजह से उन्हें और कोई डिजीज नहीं हुई होती, जिसकी वजह से वो इससे कवर अप कर लेते हैं। लेकिन जो नहीं कर सकते वो, ठीक है, कुलसुम कह रही है नली में। अभी आगे देख लेते हैं, मैं अभी आपको इसीलिए सोचने पे मजबूर कर रही हूँ कि आप अच्छा अगर आप twin के हवाले से करें तो बिल्कुल सबका आंसर ठीक है, लेकिन मैंने मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात की है। ठीक है, हमने ट्विन प्रेगनेंसी की बात की, फोर्थ या फिफ्थ प्रेगनेंसी है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिम्टम्स आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जी, में दिल खराब होना कहते हैं, फिर उसके बाद उसको नोजिस की वजह से उसे कंफर्म होता है। अब इन्हीं में से, अब आइडियली तो ये सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सबको वॉइस खराब आ रही है भाई? हम सबको वॉइस खराब आ रही है? मेरा तो सब कुछ ठीक है यार। अच्छा ठीक है, वॉइस वॉइस प्रॉब्लम है? हाँ, किस बात पे कह रहे हो? अच्छा ठीक है, बार बार खराब होती है। अच्छा रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, मुझे समझ आ गई है, रुको। लेकिन हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम हम उस कंडीशन को कहते हैं जिस कंडीशन के अंदर ये फुल ट्राइमेस्टर में रहती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद फिनिश नहीं होती, और इसकी वजह से हमें सिम्टम्स आते हैं।
आगे जाने से पहले आप मुझे खुद सोचें कि अगर कोई पेशेंट अल्सर की पेशेंट है, हेमेटोमेसिस की पेशेंट है, या उसको कोई मैलरी वेस्ट टीयर आपने मेडिसिन में पढ़ा होगा, उसकी पेशेंट है, या वर्निक एन्सेफेलोपैथी की थायमीन डेफिशिएंसी की पेशेंट है, तो उसको ये हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम होने के चांसेस हैं ज़्यादा। ये उसके उसमें आ सकता है कि ये ज़्यादा कल्प्रिट है उसकी? ऐसा कुछ हो सकता है भई? आपके माइंड में आ रही है बात? बिल्कुल, ठीक है? हो सकती है ये। तो ये मैटरनल रिस्क्स हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि ये कब स्टार्ट होता है, ये हमने पढ़ लिया ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है? और लेस देन हाफ ऑफ द वुमेन एक्सपीरियंस दीज सिम्पटम्स एंटायर प्रेगनेंसी में। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन अगर नहीं होंगे तो हम इसे अपर एमिसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। कौन-कौन से सिम्पटम्स होते हैं जी हाइपर एमिसिस ग्रेविडेरम के? अच्छा, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम का एक पॉइंट ये भी है कि ज़्यादा एचसीजी के लेवल्स की वजह से जो है ना वो नोज़िया, वॉमिटिंग स्टार्ट होती है। तो अगर किसी के माइंड में ये बात रहेगी है कि क्यों स्टार्ट होती है, तो मैं उसे बता दूँ कि बीटा एचसीजी लेवल्स जो है वो इंक्रीज़ करते हैं प्रेगनेंसी में स्टार्ट में, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो रही होती है। इस वजह से जो है वो नोज़िया और वॉमिटिंग होती है उसको, ठीक है? स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अच्छा, क्या-क्या सिम्पटम्स होंगे जी हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के? सबसे पहले तो उसे नोज़िया होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग मोर देन 3 टू 4 टाइम्स पर डे उसको होगी, इसीलिए हम उसे हाइपरेमेसिस कह रहे हैं। जब इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होगी, वैसे भी पेशेंट डिहाइड्रेटेड आपके पास आता है, तो उसकी फर्स्ट क्या वजह होती है? उसकी वॉमिटिंग, डायरिया, राइट? तो उसकी वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी, वो डिज़ी-डिज़ी फ़ील कर रहा होगा, लाइट फ़ील कर रहा होगा, पेल फ़ील कर रहा होगा और वेट लूज़ कर लेगा अपना। क्यों? बार-बार वॉमिटिंग, जो खाएगा, जो पिएगा, बॉडी फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे क्या होगा, ये सारे प्रॉब्लम्स। ठीक है? डिहाइड्रेशन, मैलन्यूट्रिशन, ठीक है? समझ आ गई यहाँ तक कि उसके क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं? अच्छा, अब कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रेगनेंसी वाली लेडी को हाई रिस्क में लेकर जाएँगे कि इससे हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो सकता है? तो बॉयज़ एंड गर्ल्स मुझे खुद बताएँ जल्दी से कि कौन-कौन से वो फैक्टर्स होंगे जिसमें अगर उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है किसकी, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की फैमिली में, या बीइंग प्रेग्नेंट विद मोर देन वन बेबी, जो यहाँ पे हिफ्जा ने बात की थी, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, बीइंग ओवरवेट, बीइंग अ फर्स्ट मदर, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स? ये सारे के सारे फैक्टर्स बूस्ट करेंगे, इंक्रीज करेंगे पॉसिबिलिटी को कि उसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो सकता है प्रेगनेंसी में। ठीक है जी हिफ्जा, आपको भी समझ आ गई? अली रज़ा, बिलाल, खलीफ अब्दी, आपको भी समझ आ गई? अब कंडीशंस क्या होती हैं जी, इसके हाई लेवल ऑफ एचसीजी होता है, हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन, ठीक है? ये कंडीशंस होंगी जिसमें हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम आएगा। हम इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो कंफर्म करेंगे प्रेगनेंसी को, फिर आरएफटीज देखेंगे। भई ये आरएफटीज क्या होते हैं यार? मुझे नहीं समझ आ रही है, आरएफटीज क्या होते हैं भई? जल्दी से मुझे बताओ, आरएफटीज क्या होते हैं? रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है? ये हम क्यों करवाते हैं यार? मुझे कोई बताए, खलीफ, अब्दी, बिलाल, कासी या अली रज़ा में से मुझे कोई बताए क्यों करते हैं? डिहाइड्रेशन हो रही है ना उसकी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है ना उसका। एक्सीलेंट, वेरी गुड, शाबाश, इसलिए देखते हैं, ठीक है? और कोई और पॉसिबल कॉजेज़ भी हो सकती है वॉमिटिंग की, इनकैफ में जा सकता है, मैलरी वीस्ट टीयर हो सकता है, हेमेटोमेसिस हो सकती है, ठीक है? कोई गैस्ट्रिक पैथोलॉजी हो सकती है, अपर जीआईटी, लोअर जीआईटी ब्लीड हो सकती है, कोई साइकोजेनिक कॉज़ हो सकती है वॉमिटिंग की। बुलिमिया नर्वोसा के बारे में सुना है किसी ने? वो भी एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है जो फीमेल्स में कॉमन होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो खुद वॉमिटिंग इंड्यूस करवा रही होती हैं, ठीक है?
अच्छा, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करेंगे देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी को, ठीक है? तो ये सारे इवैल्यूएशन और कंफर्मेशन करने के लिए हाइपरेमेसिस को ग्रेविडेरियम हम करते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई अब कौन-कौन से फैक्टर्स, कौन-कौन से रिस्क फैक्टर्स और ये और साथ बाकी बेसिक लैब्स भी करवा लेंगे देखने के लिए, एनीमिया देखने के लिए, उसके जो है क्या कहते हैं सीबीसी में हीमोग्लोबिन और वो सारे प्लेटलेट्स वगैरह डब्ल्यूबीसीज वगैरह, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद ये एक बात इसने लिखी हुई है कि ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज कैन आल्सो कॉज हाइपर gravidarum trophoblastic disease occurs when there is an abnormal growth of these cells in the uterus. कह रहा है कि अगर किसी पेशेंट को ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है तो उसकी वजह से भी हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो सकता है। क्यों हो सकता है? एक्सीलेंट हिफ्जा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है यूट्रस के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा? हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम होने के चांसेस हैं। ठीक है बॉयज, आपको समझ आ गई है? बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या करनी थी? प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन और क्योर दोनों हम करेंगे। प्रिवेंशन में हम उसे क्या-क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे अपनी डाइट हेल्दी रखें। हम उसे बताएंगे कि ये मैकेनिज्म है, इसे हम प्रेगनेंसी की वजह से उसको रोका जा सकता है। फिर हम क्या करेंगे? हम बताएंगे कि उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को कैसे ठीक करना है, डिहाइड्रेशन को कैसे ठीक करना है, फूड में क्या-क्या चीजें लेनी है, किस तरह से इसे प्रिवेंट, ऐसा ही कुछ करेंगे ना? ठीक है। अच्छा, ये देखो क्या करेंगे? चूज फूड्स केयरफुली, उसको कहने हैं कि जो हाई प्रोटीन और लो फैट डाइट है, इजीली डाइजेस्टेबल है, ग्रीजी स्पाइसी फैटी फूड नहीं देना उसको, ठीक है? ये सारे कुछ चीजें हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो सके, ये उसको देनी है। उसको कहना है ये यूज करे। स्नैक ऑफन बिफोर गेटिंग आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग, ठीक है? ये यूज करे। हल्की डाइट ले। आपने कम्युनिटी मेडिसिन में भी पढ़ा होगा और एंटीनेटल केयर में भी आपने एक टेबल लिखा है आपका 10 टीचर्स में कि आपने किस तरह से पूरी चार्ट बना के देना है प्रेग्नेंट लेडी को कि उसने अपना फूड, अपनी स्नैक्स, अपना खाना पीना कैसे, कितनी प्रोटीन, कितनी फैट्स और कितनी विटामिन्स और कितने जो है ना मिनरल्स लेने हैं, ठीक है? कितने लिपिड्स लेने हैं, तो वही आपने इसमें बताना है उसको, थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, सिप वाटर या जिंजर एल है, ठीक है? एम फॉर 6 to 8 cups ऑफ नॉन कैफीन फ्लूइड्स डेली। क्यों? डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को कवर करने के लिए। जिंजर एले क्या होता है? वो जिसे आप अदरक का कहवा कहते हो या अदरक की चाय कहते हो, ठीक है? और सिप वाटर मतलब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके पानी पीना, ठीक है? और कम से कम 6 से 8 कप पीने हैं पूरे दिन में, ठीक है? अच्छा, पेन टू नोजिया ट्रिगर्स, ऐसे जो फूड स्मेल या कोई ऐसा खाना जिससे वॉमिटिंग आती है, कोई भी ऐसी चीज डिपेंडिंग अपॉन, कुछ लोगों को काफी चीजों से यानी वॉमिटिंग आ जाती है, कुछ देखने से, किसी कोई मतलब गोश्त वगैरह से लड़कियों को कुछ को आ जाती है, तो ऐसी और प्रेगनेंसी में ये चीजें बूस्ट कर जाती हैं। इस वजह से ऐसी चीजें जो नोजिया को ट्रिगर करे, वॉमिटिंग को ट्रिगर करे, उनसे आपने बचना है, उनको अवॉइड करना है, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई मसला? नॉन कैफिनेटेड कहना है। कैफिनेटेड एक तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, निकोटीन कैफीन का लेवल उसमें ज्यादा होगा, और दूसरा उसका रोल जो है वो डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में अच्छा नहीं होता। उसको हमने बेसिकली, हमारा जो एम है वो ये है कि हमने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को कंट्रोल करना है। हमने हेल्दी, और जिस तरह ये शिकंजवी और ये सारी जो इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्ट और उसमें जो शुगर सॉल्ट वाली ये जो हम बनाते हैं ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपीज, बेसिकली ये सारी करनी है। तो कैफीन तो ये काम नहीं ना करती, इस वजह से उसने लिखा है कि नॉन कैफिनेटेड डाइट, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है ब्रीथ फ्रेश एयर। फ्रेश एयर से क्या होता है कि क्या कहते हैं उसको, आपका इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, आप फ्रेश रहोगे, ज्यादा गंदी गंदी बदबूदार चीजों की तरफ नहीं जाओगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप अपने आप को थोड़ा फ्रेश फील करोगे, थोड़ा डिजी और लो और फेंट पने से बाहर आ जाओगे, ठीक है? टेक केयर विद द प्रीनेटल विटामिन्स। प्रीनेटल क्या होता था? प्रीनेटल का क्या मतलब है? एक प्रीनेटल है, एक पोस्टनेटल है, एक पेरीनेटल है।
प्रीनेटल या एंटीनेटल एक ही चीज नहीं है आपके ख्याल में? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मल्टीविटामिन उसने प्रेस्क्राइब की गई हैं, उसको यूज अच्छे से करना है, उसका ख्याल रखना है, ठीक है? उसको मिस नहीं करना, ठीक हो गया? माउथ हाइजीन आफ्टर वॉमिटिंग उसका भी ख्याल रखना है, ओरल कैंडिडियासिस वगैरह ना हो जाए, कोई बैक्टीरिया ना रह जाए, ठीक है? उसकी वजह से क्या होगा, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा और वो आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट करेगा। अब आ जाते हैं जी मैनेजमेंट। पहले तो हमने उसे सारी वो बातें बता दी कि जिससे वो प्रिवेंट कर सके। मुझे ये बताओ कि हमने इसमें प्रिवेंशन पे ज्यादा जोर और मैनेजमेंट पे कम क्यों दिया है? कोई मुझे एक बात बताएगा? क्योंकि प्रेगनेंसी में सेलेक्टिव मेडिसिन दे सकते हैं, सेलेक्टिव अप्रोचेस कर सकते हैं, बेबी को मदर को दोनों का ख्याल रखना है। ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स मदर और बेबी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं क्योंकि वो डेवलपमेंट के होते हैं, उसमें हर चीज का ध्यान रखना होता है। टेरिटोजेनिसिटी का चांस, कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी का चांस ज्यादा होता है, एब्रॉर्शन का चांस ज्यादा होता है, मिसकैरेज का चांस ज्यादा होता है। इस वजह से हमने हर चीज को ध्यान से लेके चलना होता है। तो अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो उसे कहना है कि मेडिकेशन से ज्यादा प्रिवेंटरी मेजर्स को फॉलो करे। इसलिए हमने इतनी लंबी लिस्ट उसको प्रिवेंशन की दे दी, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स? चलें, अब मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे? किसी भी डिहाइड्रेशन के मैनेजमेंट में आप सबसे पहले क्या करते हो? आईवी लाइन लगाते हो और फ्लूइड्स रिप्लेस करते हो, ठीक है? उसके बाद थायमीन सप्लीमेंटेशन। थायमीन सप्लीमेंटेशन किसको देंगे? अगर कोई वर्निकीज एनसेफेलोपैथी के पेशेंट है जिसके अंदर थायमीन डेफिशिएंसी थी, तो उसको हम थायमीन सप्लीमेंटेशन देते हैं, ठीक है? और उसके अलावा एंटी एमेटिक्स जैसे कि फिनोथायजीन्स, ये सेफ है प्रेगनेंसी में, तो हम ये उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है? इतनी सी बात है। ये था हमारा हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम। साथ उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, लेकिन ये इतने यूजफुल, इतने अभी सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन इनका भी रोल है कि उसको कंट्रोल किया जाता है। स्टिमुलस को ये सिर्फ कंट्रोल कर सकता है। थायमीन अल्कोहलिक्स में देते हैं, अल्कोहल्स तो वैसे भी नहीं, अगर वर्निकीज एनसेफेलोपैथी है ना उसको, तो फिर उसके अंदर देंगे, ठीक है? अच्छा, तो ये था हमारा हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम। छोटा सा टॉपिक लेकिन इम्पोर्टेंट, आपसे वाइवा में एमसीक्यू में जरूर पूछा जाता है। अगर कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चे का सवाल था कि थायमीन जो है वो अल्कोहलिक पेशेंट्स में दे सकते हैं? जो अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनका जो ओरल उनकी अब्जॉर्प्शन होती है ना, वो लेस हो जाती है, कम होती है, ठीक है? एंट्रल अब्जॉर्प्शन की पुअर होती है, इस वजह से उनके अंदर हम दे सकते हैं, लेकिन हम उनको पर एंट्रल देते हैं, ठीक है? वंस डेली, ठीक हो गया? आईवी की लाइन के थ्रू सेवरल डेज तक, ठीक हो गया? चलें जी। और साथ उसको कहना है कि भाई स्टॉप कर दे स्मोकिंग, ठीक है? चलें जी, थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। 4.5 महीने कम है, कोशिश करें अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, ठीक है? क्या यूक्यू है? हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम, यस पूछ सकते हैं यूक्यू में, लेकिन एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है, और कभी कभी यूक्यू में भी आ जाता है, ठीक है? चलें जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।